अब हम जाने वाले हैं साइंस ऑन स्फीयर शो रमन साइंस में। ये बहुत ही यूनिक शो है यहाँ का। यहाँ सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है और अब हम करते हैं प्लैनेट्स को एक्सप्लोर। और ये है यहाँ का ऑडिटोरियम और ये है हम सब जो एंजॉय कर रहे हैं रमन साइंस। स्वागत है आप सभी का रमन साइंस सेंटर एंड प्लैनेटोरियम के इस खास शो साइंस ऑन स्फीयर में। तो आप देख रहे हैं कुछ स्फेरिकल टाइप की, गोलाकार टाइप की चीज आपको आपके सामने नजर आ रही है। तो ये एक स्फेरिकल स्क्रीन है जिसके ऊपर अभी हम कुछ अद्भुत ऐसे दृश्य देखने जाने वाले हैं जो शायद आपने आपके सपनों में इमेजिन किए होंगे। तो देखिए, रात के आसमान में आपने तारे कई बार देखे हैं। इन्हीं तारों के बीच में हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल बसता है। तो उसी सोलर सिस्टम के सभी मेंबर्स को आज हम यहाँ पर करीब से देखने वाले और उनके बारे में करीब से जानने भी वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले और सबसे खास मेंबर से, सन यानी कि सूरज। आ जाइए सर, बहुत चलिए। देखिए, ये सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इतना बड़ा, इतना विशालकाय कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और जितना बड़ा ये आकार में है उतना ही ज्यादा गर्म है। यहाँ की सतह का ही तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए, ये तो कुछ भी नहीं, इसके कोर में यानी कि इसके केंद्र में तापमान जाता है लगभग 1.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक। इतना ज्यादा गर्म है ये सूरज। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मी इसमें आती कहाँ से है? तो इसके ही कोर में, इसके सेंटर में निर्माण होती है। इसके सेंटर में हमेशा एक खास टाइप की रिएक्शन चल रही होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दरमियान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। इसलिए ये सूरज काफी गर्म है और काफी चमकीला भी है। तो मुझे बताइए कि ये स्टार है या प्लैनेट है? ये एक स्टार है, एक तारा है। और क्यों कहते हैं इसे स्टार? क्योंकि ये सेल्फ इल्यूमिनेट है, स्वयं प्रकाशित है। इसके पास अपनी खुद की ही लाइट है और जो खुद की ही लाइट इमिट करते हैं उन्हें ही हम स्टार्स कहते हैं। जिनके पास लाइट नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं प्लैनेट्स की तरफ। मिलते हैं सबसे पहले प्लैनेट से, मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे करीब में भी होता है। पर देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि सूरज के सबसे करीब में रहते हुए भी ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। गर्म तो छोड़िए, यहाँ पर रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज्यादा ठंडा, इतनी ठंडी तो हमारी पृथ्वी भी नहीं होती। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि मर्क्यूरी के अराउंड एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण नहीं है। तो क्या हुआ, वातावरण में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती है, जो वायु होती है, वो सन की हीट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है और उस प्लैनेट पर टेम्परेचर यानी कि तापमान बनाए रखती है। पर क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ का दिन का टेम्परेचर तो 430 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात का टेम्परेचर तुरंत नीचे आके -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसके बाद में आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र तारा आपने सुना होगा। वो शुक्र तारा असल में यही है, बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता हमें आसमान में नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर ये व्हाइट पैचेस आप देख पा रहे हैं। ये व्हाइट पैचेस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आम भाषा में तेजाब कहा जाता है, वो तेजाब के ये बादल हैं। और ये एसिडिक बादल होने के कारण एक रिफ्लेक्टेड मिरर की तरह काम करते हैं, आईने की तरह काम करते हैं और सनलाइट को रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा चमकीला हमें नजर आता है। जनरली सुबह के समय या शाम के समय में पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट साइड की तरफ इसे ज्यादातर देखा जाता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वीनस क्यों इतना ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस सन की हीट को बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये प्लैनेट काफी गर्म भी है। और इसकी एक और खास बात भी है, ये रेट्रोग्रेड रोटेशन परफॉर्म करता है, यानी कि बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में उल्टा घूमता है।
बाकी प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी उल्टी घड़ी की दिशा में घूमते हैं। एंड वीनस एंड यूरेनस ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। इसी वजह से ये रेट्रोग्रेड रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसी रेट्रोग्रेड रोटेशन के कारण यहाँ का एक दिन जो है वो एक साल से भी बड़ा है। और इसके बाद में आता है सबसे खूबसूरत प्लैनेट, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारा होम प्लैनेट। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर है हमारी अर्थ। बहुत ज्यादा ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है। ये नीला कलर किस वजह से? पानी यानी कि वाटर। हमारी अर्थ की सरफेस पर लगभग 71% पानी है और 29% ही यहाँ पर लैंड है, इसलिए अर्थ हमें बहुत ज्यादा नीली दिखाई देती है। और आप देख रहे हैं थोड़ी सी तिरछी भी आपको नजर आ रही होगी। तो देखिए अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण हम यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस यानी कि ऋतु परिवर्तन अनुभव करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो सिर्फ इसी प्लेनेट पर क्यों जीवन है, बाकी प्लेनेट्स पर क्यों नहीं? ओके, तो देखिए वैसे तो इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जिसमें से सबसे पहला रीजन ये कि हमारी अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ना तो सूरज के बहुत ज्यादा करीब ना बहुत ज्यादा दूर, इस वजह से यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर हमारे लिए सूटेबल है। साइलेंस प्लीज। दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में, और उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं जो बाकी किसी भी प्लैनेट पर नहीं है। और तीसरी और सबसे खास वजह यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण है। और इसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स में एक ओजोन नाम की लेयर है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। और इसी वजह से इस प्लैनेट पर हम आराम से रह सकते हैं, बाकी किसी भी प्लैनेट पर यह मुमकिन नहीं है। और इसके पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट, एक उपग्रह है, हमारे प्यारे चंदा मामा। तो देखिए वैसे तो बाकी प्लैनेट्स के पास भी मून्स है और उनके मून्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कुछ खास नाम भी रखे गए हैं। तो हमारे अर्थ के मून का नाम क्या है आप जानते हैं? हमारी अर्थ का जो मून है, हमारी पृथ्वी का जो चांद है, इसका नाम है लूना। ये लूना के नाम से जाना जाता है और दरअसल ये हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है। जब हमारी अर्थ बन रही थी तो वो भी एक आग का गोला थी और उसी समय पे एक दूसरी सेलेस्टियल बॉडी उससे आके टकराई और उसका एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल गया, जो बाद में ये मून बनकर हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो हमारी पृथ्वी अभी भी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये मून, ये चांद पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी। और क्योंकि हमारी अर्थ का ही एक पार्ट है, इसलिए बहुत सारा रिसर्च यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे जो कंट्रीज अपना स्पेस यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर भेज रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर ये हमारी अर्थ का पार्ट है तो जैसे हमारे अर्थ पर लाइफ है वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए। पर लाइफ होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, वो है हवा और पानी। तो देखिए मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ये बात साबित भी हुई है। कैसे? कि मून के सरफेस पर सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, हम सभी को पता है। उनके फुटप्रिंट्स आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये चीज क्या था चंद्रयान 3, उस दौरान ही ये प्रूफ हुआ है कि मून के वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। पर चंद्रयान 3 के दौरान जब इसकी मिट्टी को स्टडी किया गया तब इसकी मिट्टी में ऐसे कुछ एलिमेंट्स पाए गए हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। इसका मतलब इसके मिट्टी में ऑक्सीजन है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उस ऑक्सीजन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसका यूज करके कुछ दिन तक वहां पर गुजारा भी किया जा सकता है। और रही बात पानी की, तो जब हमारा पहला मिशन गया था चंद्रयान 1, हालांकि मिशन फेल रहा, लेकिन उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली कि मून के सरफेस पर भी पानी है, पर वो आइसी फॉर्म में है। ओके, सो इसलिए अभी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि मून पर बहुत ही जल्द हम ह्यूमन हैबिटेशन ला सके, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है और पानी भी है। ओके, और देखिए जब भी अर्थ से इस मून को हम देखते हैं तो ज्यादातर इसका 60% पार्ट ही हमें दिखाई देता है, ये काले धब्बों वाला पार्ट। तो सबसे पहले जाने कि ये काले धब्बे हैं क्या। ये काले धब्बे जाने जाते हैं मारिया के नाम से, और ये मून के सरफेस पर का ऐसा कुछ पार्ट है जो कि बिल्कुल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए पार्ट हमें बहुत ज्यादा काला दिखाई देता है।
पर सोचने वाली बात ये कि इसका ये जो दूसरा पार्ट है, सबसे चमकीला पार्ट, ये हम हमारी पृथ्वी से नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये चांद हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है तब ये खुद के इर्द गिर्द में घूमता है, जिसे हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम कहते हैं। तो हमारे अर्थ के मून के केस में इसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम लगभग सेम है, जो कि 27.5 डेज का होता है। इसी वजह से हमें सिर्फ इसका एक ही पार्ट पूरी तरीके से दिखता है, इसका दूसरा पार्ट हम पूरी तरीके से नहीं देख पाते। एंड अर्थ के बाद में आता है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा लाल ही आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना लाल इस कारण है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, और वो लोहा भी जंगीला लोहा है, रस्टेड आयरन है, इसलिए बहुत ज्यादा लाल हमें दिखाई देता है। और फिलहाल बहुत सारा रिसर्च इस प्लैनेट पर चल रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद फ्यूचर में यहाँ पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है। तो वो ऐसे क्यों कहते हैं? इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये कि मार्स भी गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, और दूसरा रीजन ये कि यहाँ की जो दो पोल्स हैं, उन पोल्स पर पोलर आइस पाई गई है, बर्फ पाई गई है। जो व्हाइट स्पॉट आपके सामने आपको दिख रहा है, ये पोलर आइस है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इस पोलर आइस के नीचे बहुत सारा पानी भी है, और वो पानी जब मार्स के सरफेस पर आएगा तो मार्स का 37% से भी ज्यादा पार्ट पानी से कवर हो सकता है। और जैसे यहाँ पानी आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ भी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, जीवन की उत्पत्ति भी शुरू हो जाएगी। पर देखिए, उस घटना को होने के लिए शायद कुछ और 1000 या लाख साल भी लग सकते हैं। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। और इस मार्स के पास 2 मून्स है, 2 चंद्रमा, जिसमें से एक फोबोस और मार्स का दूसरा मून डीमोस। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हमने अब तक देखे, सभी आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। अब हम जाएंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर और मिलेंगे सबसे बड़े प्लैनेट से, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, या जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए, जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इतना बड़ा, इतना विशालकाय कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। और इसी के बड़े साइज की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा है, और उसी शक्ति से ये सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जो भी स्पेस में से आती है, एंड वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से हम और हमारी अर्थ दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं, और इसीलिए इसे हमारी पृथ्वी का गार्ड यानी कि रक्षक भी कहा जाता है। एंड जितना बड़ा ये साइज में है, उतना ही फास्टेस्ट रोटेटिंग भी है। बहुत तेजी से ये अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमता है, इतना तेजी से कि आखिर एक दिन से हमारे अर्थ के 10 आवर्स के बराबर है। और इसी तेज घुमाव के कारण यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स यानी कि तूफान भी चलते रहते हैं। जो लेयर्स आपको घूमती हुई नजर आ रही है, वो सभी इसके सरफेस पर के तूफान है, जो न जाने कितने सालों से यहाँ पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। ये तूफान इसलिए भी नहीं रुकेंगे क्योंकि जुपिटर जो है ये एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस से भरा हुआ है, इसलिए भी ये तूफान हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जुपिटर के पास वैसे तो टोटल 95 मून्स है, लेकिन इसके 4 बड़े मून्स अभी हम देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है आयु, जो कि पूरा लावा से घिरा हुआ है। जुपिटर का दूसरा मून यूरोपा, जो कि पूरा आइस ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ से घिरा हुआ है। तीसरा मून गैनीमेड, माना जाता है कि गैनीमेड जो है सबसे बड़ा मून, सबसे बड़ा चांद है हमारी सौरमाला में। और चौथा है कैलिस्टो। तो ये जुपिटर के 4 बड़े मून्स हैं, जिन्हें गैलीलियन मून्स भी कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे सर गैलीलियो गैलीली, उन्होंने अपने टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहली बार इन्हें देखा था। और जुपिटर के बाद में आता है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। तो क्या लगता है आपको, ये सैटर्न है? हाँ, ये सैटर्न ही है, पर कुछ मिसिंग है ना? यस, रिंग्स। सैटर्न की पहचान ही उसके रिंग्स से होती है, पर उन रिंग्स को यहाँ पर दिखाना थोड़ा मुश्किल था। और जो भी आउटर प्लैनेट्स हैं, मतलब जुपिटर और उसके बाद के प्लैनेट्स, उन सभी के पास रिंग्स हैं, पर उनके पास 2 या 3 ही रिंग्स है, इसलिए वो इतनी क्लियरली हमें दिखती नहीं है। पर इस सैटर्न के पास 30+ रिंग्स है, 30 से भी ज्यादा रिंग्स है, इसलिए वो क्लियरली दिखती है। और इसके जो रिंग्स है, ये इसके ही अपने मून से बनी है। इसका एक बड़ा सा मून, बड़ा सा चांद जब इसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा के दबाव के कारण वो फूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
और जब टुकड़े हुए तो बहुत सारा कचरा भी बाहर निकला और बाद में वो सारे टुकड़े और वो कचरा इसके ही अराउंड घूमने लगे, इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और ऐसे इसकी 30+ रिंग्स फॉर्म हो गई जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और देखिए सैटर्न वैसे तो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इतना बड़ा कि इसके अंदर हमारे अर्थ लाइक 1100 प्लैनेट आ सकते हैं। पर अगर मान लो किसी ने इसे उठाकर पानी पे रख दिया तो क्या होगा? क्या ये डूबेगा? ये नहीं डूबेगा, ये फ्लोट करेगा पानी पे। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है, पर सैटर्न जो है ये एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस से भरा हुआ है, और जो भी गैसेस यहाँ पर मौजूद है वो सभी लो डेंसिटी गैसेस है, यानी कि कम घनता वाली वायु है, जो इसे सबसे हल्का प्लैनेट भी बनाती है। और सैटर्न की एक और पहचान भी है, इसे हमें किंग ऑफ मून्स यानी कि चंद्रमाओं का राजा भी कहते हैं, बिकॉज आज के डेट में सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास में है, जिसका नंबर है अराउंड 145। इतने सारे मून सैटर्न के पास में से, उन सब में से बड़ा है टाइटन, सैटर्न का मून। एंड अब इसके बाद में आता है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। ओके, ठंडी लग रही है आप सभी को? इसी की वजह से नहीं, यूरेनस की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि यूरेनस जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है ना? कितना ठंडा हो सकता है यूरेनस? कुछ अंदाजा? सबसे ठंडी चीज क्या खाई है आपने आज तक? आइसक्रीम। अगर वही आइसक्रीम खाने हम यूरेनस पे गए तो हमारी खुद की आइसक्रीम बनेगी, इतना ठंडा है यूरेनस। ओके, और इतने ठंडे प्लैनेट के पास जाने के बाद तो ठंडी तो लगनी चाहिए ना। तो देखिए यूरेनस का एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, पर ये पहले इतना ठंडा नहीं था, बाद में हुआ। कब? जब एक अर्थ साइज का कॉमेट इससे आके 2 बार टकरा गया, और वो एक्सीडेंट इतना डेंजरस था कि बेचारा खुद को संभालते 90 डिग्री से टिल्ट हो गया, कुछ इस तरह। और इसी एक्सीडेंट में इसने अपनी बहुत सारी नेचुरल हीट, नेचुरल एनर्जी भी खो दी, और 90 डिग्री टिल्टिंग के कारण सरफेस भी इसके सरफेस तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती, इसलिए यह भी पूरी तरीके से ठंडा होकर एक आइस जायंट बन गया, बर्फ बन गया है। और जब ये अपनी एक्सिस पर घूमता है तो बिल्कुल एक घूमते हुए पहिए की तरह हमें नजर आता है, इसलिए इसे रोलिंग प्लैनेट या क्राउलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेपच्यून। मुझे बताइए आप में से किस किस को बिना मेहनत के पैसे कमाने हैं? एक ऑफर है आपको। लगभग हम सभी ऐसा चाहते हैं ना, पैसा किसको पसंद नहीं है? ओके, तो देखो नेपच्यून ये सुविधा आपको देता है। नेपच्यून आपको रातों रात अमीर बना सकता है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्या होगा यहाँ पर? यस, डायमंड्स, करेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स हैं, इतने सारे कि यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है ना? और वो डायमंड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वहां अवेलेबल है। तो आप जाना चाहोगे उन डायमंड्स को लाने? देखो ज्यादा दूर नहीं है, हमारी अर्थ से कुछ 4.5 बिलियन किलोमीटर्स तो है। जाना चाहते हो? नहीं? हाँ, कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, ओके, पर जो भी जाना चाहते हैं उनके लिए एक कंडीशन है, जाने से पहले अपना इंश्योरेंस निकाल के चले जाना, क्योंकि जाने की तो पूरी गारंटी है लेकिन वापस आने की 1% भी गारंटी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ चले जाएंगे ना, वो सारे डायमंड्स मिलके आपकी चटनी बना देंगे। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि डायमंड जो है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इतना हार्ड कि डायमंड ग्रेडियंट बड़े बड़े पत्थरों को कट करने के लिए यूज होता है। और जैसे ही आप यहाँ चले जाएंगे वो सारे डायमंड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी बॉडी को चिपकने की कोशिश करेंगे, और सोचिए अगर वो एक बड़े से पत्थर को कट कर सकते हैं तो आपकी क्या हालत करेंगे, है ना? अभी जाना है? देखिए जाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है हमारे पास कि हम नेपच्यून तक पहुंच सके। और ये डायमंड्स आते कहाँ से हैं? तो इसके एटमॉस्फेयर में जो मीथेन नाम की गैस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका ब्लूइश कलर आपको नजर आ रहा है, वो मीथेन गैस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा के दबाव के कारण कंडेंस हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और कंडेंस होकर क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम डायमंड्स कहते हैं। सो ये ऐसे 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं, लेकिन इनके साथ एक और भी हुआ करता था, प्लूटो।
जिसे अभी प्लांट की कैटेगरी से हटा दिया गया है और ड्वार्फ प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया गया। ऐसा क्यों होगा इस बेचारे के साथ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार हम प्लैनेट उसी को कह सकते हैं जो 3 रूल्स को फॉलो करता है। तो रूल्स क्या है कि प्लैनेट वो है जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करे। तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन इज अ स्टार। पहला रूल तो मान रहा है। दूसरा रूल ये है कि प्लैनेट वो है जिसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि वो अपना शेप मेंटेन करके रख सके। तो इसका स्फेरिकल शेप भी है, दूसरा रूल भी फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन जब थर्ड रूल आया कि प्लैनेट वो है कि जिसका अपना एक डिफाइंड ऑर्बिट होगा, एक स्वतंत्र कक्ष होगा और वो अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में इंटरफेयर नहीं करेगा, वहां इसने गड़बड़ कर दी। ये नेपच्यून के ऑर्बिट में कभी कभी एंटर कर जाता है या उसके ऑर्बिट को क्रॉस भी कर लेता है 22 इयर्स के लिए, इसलिए इसे अभी प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। और ऐसे 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम में है। एक जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आता है जिसका नाम है सिरिस, और बाकी सारे नेपच्यून के बाद में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्लूटो, प्लूटो के बाद में एरिस, एरिस के बाद में मैकमेक और मैकमेक के बाद में हाउमिया। तो इसी के साथ हमारा ये शो साइंस ऑन स्पेयर यही एंड होता है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। थैंक फ्रेंड्स, हमारा साइंस ऑन स्फीयर शो देख के हो चुका है। ये बहुत ही यूनिक शो है। यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के बारे में बहुत डिटेल बताई गई है और मेरे बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया है साथ में इधर पे। और आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए और ये शो देखें। फ्रेंड्स, हमारा रमन साइंस एक्सप्लोर करके हो चुका है। सब प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ, बाय बाय।